Viewers, welcome to Ultra Tech Solution and Training Provider. अस्सलाम वालेकुम to all of you. अब तक हमने सर्विस आईटी सर्विस मैनेजमेंट के 8 लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हुए हैं और हम आईटी सर्विस मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 9 और सर्विस डिलीवरी का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में इंटीमेशन मिलती रहे। तो अल्लाह का नाम लेके हम अपना सर्विस डिलीवरी का सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं, विच इज़ की प्रोसेस ऑफ सर्विस डिलीवरी। गाइस, हमने सर्विस मैनेजमेंट पढ़ा, सर्विस स्ट्रेटजी पढ़ा, सर्विस डिज़ाइन पढ़ा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि सर्विस डिलीवरी क्या होती है। सर्विस डिलीवरी क्या कर रहे होते हैं हम, सर्विस डिज़ाइन पैकेज को अब हम एक्चुअल डिलीवरी कर रहे होते हैं सर्विस की। तो इसके अंदर की प्रोसेसेस क्या, की प्रिंसिपल्स हमने इसके पिछले लेक्चर में पढ़े। अब हम इसके की प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। की प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज विद इन द सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेस आर सेट ऑफ सम ऑफ द प्रोसेस most important to service transition are whole life cycle process and have impact input and monitoring and control consideration across all life cycle stages. The whole life cycle process are प्रोसेस क्या होता है कि सर्विस जो हमारी हम डिलीवर कर रहे हैं वो हम एक प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। जब भी हम प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज फॉर्म में किसी भी काम को करते हैं तो हम उसे एक सेट ऑफ रूल्स के थ्रू करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोसेस। और इस प्रोसेस का मतलब होता है कि सर्विस के इम्पैक्ट क्या है, सर्विस के इनपुट और उसके जो कंट्रोल्स होते हैं उनको मॉनिटर करना ऑल ओवर द लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ ITIL। इसके अंदर हम जो चीजें डिस्कस करेंगे, जो हमारे की प्रोसेसेस हैं, उनमें है चेंज मैनेजमेंट, सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट। और इसके अलावा हम कुछ ऐसे चीजों को फोकस करेंगे जो ना सिर्फ सर्विस डिलीवरी पे फोकस करते हैं बल्कि ऑल स्टेजेस के ऊपर सर्विस मैनेजमेंट की फोकस कर रहे होते हैं, जिनमें शामिल हैं ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट, रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट, सर्विस वैलिडेशन एंड टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन। तो चलें व्यूअर्स, हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंज मैनेजमेंट क्या है। चेंज मैनेजमेंट इंश्योर दैट चेंजेस आर रिकॉर्डेड, एवेलुएटेड, ऑथोराइज्ड, प्रायोरिटाइज्ड, प्लान, टेस्टेड, इम्प्लीमेंटेड, डॉक्यूमेंट एंड रिव्यूड इन कंट्रोल्ड मैनर्स। देखें, हम अगर अपनी सर्विस में कोई भी चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी किस्म के जो चेंज आ रहा है उसे मैनेज करना। तो सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, कोई भी चीज चेंज हो रही है उसे हमने रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसे एवेलुएट करना है कि लाइक अगर आपकी आईटी के अंदर कोई बड़ी मेगा चेंज आई है तो हमें ये देखना है कि इस चेंज के आने से क्या हमें फायदे हुए हैं या क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है। उसके बाद हमने उसे ऑथोराइज करना है कि आया कि ये चेंज हमारे बेनिफिट में जाएगा। फिर हमने प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा चेंज हमें पहले करना है, कौन सा चेंज बाद में करना है। उसको प्लान करना, टेस्ट करना, इम्प्लीमेंट करना और फिर उसे डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी होता है। और आखिर में हमने रिव्यू करना होता है कि हमारे चेंज से क्या इम्पैक्ट आया, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ। पर्पस ऑफ चेंज मैनेजमेंट, पर्पस ऑफ चेंज मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड से चेंज करें जो कि चेंजेस को एफिशिएंटली हैंडल करे। और ये सारी चेंजेस हमने रिकॉर्ड करनी होती हैं एक मैनेजमेंट सिस्टम में जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं, ताकि बिजनेस के पर जो रिस्क आ रहे हैं से जो बिजनेस जिसको जिस रिस्क का सामना है उसे हम ऑप्टिमाइज कर सकें। लाइक चेंज मैनेजमेंट जब भी होती है तो इसके अंदर बहुत सारे अनासर शामिल होते हैं। इसका एक पूरा वर्क फ्लो होता है कि सबसे पहले जो बंदा होता है वो कहता है यार मुझे ये चेंज करवाना है। फिर एक चेंज मैनेजर होता है, वो उसको देखता है कि आया कि ये चेंज होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो चेंज एडवाइजरी बोर्ड को देता है, चेंज एडवाइजरी बोर्ड उसके सारे इम्पैक्ट देता है और फिर वो सारी वहाँ टेस्टिंग का अमल होता है फिर चेंज मैनेजर को। तो इस तरीके से हमारा चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस
रन करता है ताकि इससे ऑप्टिमाइज किया जा सके इससे बिजनेस को रिस्क कितना है। तो चेंज मैनेजमेंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, किसी भी किस्म की एडिशन, मॉडिफिकेशन या रिमूवल हो सर्विस में, कोई ऑथोराइज्ड और प्लान सर्विसेज की, इसे हम क्या कहते हैं? ये एक तो डॉक्यूमेंटेड होती है, दूसरा ये 2 मिनट वेट कीजिएगा, मेरी बैटरी का इशू आ रहा है। तो चेंज मैनेजमेंट का जो बेसिकली मकसद होता है, ये चेंज मैनेजमेंट ऑल ओवर द सर्विस ये इसके ऊपर अप्लाई होती है, और इसका मकसद होता है कि किसी भी किसी किस्म के चेंज को प्रॉपरली चेक करने के बाद, मॉनिटराइज करने के बाद, उसके इम्पैक्ट देखने के बाद एक प्लानिंग के तहत हमने वो चेंज लेके आना है। चेंज मैनेजमेंट का जो हमें एडवांटेज होता है, क्या होता है कि जब हम कोई चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस होता है उसको एक एरर फ्री चेंज मिलता है, चेंज एक्यूरेट होता है, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो बिल्कुल एक्यूरेटेड होती है। और इसके अंदर चेंज मैनेजमेंट में ये भी देखने में आसानी होती है कि हमारे जो फंड्स हैं, हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, क्या वो इस चेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं, और इस चेंजेस के अंदर हम ये भी मॉनिटर करते हैं कि इस चेंज के करने से हमारे बिजनेस को क्या फायदा होने वाला है, या हमारे बिजनेस को इस चेंज से क्या नुकसान होगा। 3 किस्म के जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर लाइक करते हैं। एक स्ट्रेटेजिकल चेंज होते हैं, एक टेक्टिकल चेंज होते हैं, एक ऑपरेशनल चेंज होते हैं। स्ट्रेटेजिकल चेंज कौन से होते हैं? जो यानी किसी स्ट्रेटेजी के अंदर चेंज लाना। तो इस ये जो चेंज आ रहा होता है बिजनेस को, ये बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है, और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो होता है जो आईटी की सर्विसेज को मैनेज कर रहा होता है, और ये सप्लायर्स को मैनेज करता है। यानी कोई स्ट्रेटेजिकल चेंज आना है तो उसके अंदर हमने हमारी सप्लाई मैनेजमेंट आती है, और ये मैनेजर जो आईटी सर्विसेज है वो इसको देख रहा होता है। टैक्टिकल चेंज कौन सा होता है? सर्विस के पोर्टफोलियो में मैनेज द बिजनेस के प्रोसेस को, अगर कोई भी प्रोसेस चेंज करना है तो उसके लिए इसे हम टैक्टिकल चेंज कहते हैं, और सर्विस पोर्टफोलियो के अंदर ये जो है चेंज लाई करता है, और ये एक्सटर्नल सर्विसेज को मैनेज कर रहा होता है। और ऑपरेशनल चेंज क्या होता है? मैनेज बिजनेस ऑपरेशन, इसके अंदर हम बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं। सर्विस ऑपरेशन में ये चेंज लाई करता है, और ये एक्सटर्नल ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा होता है। सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीआई और एसेट के अंदर क्या फर्क होता है। एक एसेट है, आपने वेंडर से खरीदा और अपने स्टोर में डाल दिया, दिस इज एसेट। लेकिन जब वो एसेट आपने स्टोर से निकाल के किसी यूजर को दे दिया तो वो सीआई बन गया, कॉन्फ़िगरेशन आइटम। तो अब आप देखेंगे कि सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम क्या होता है। इसे हम एसएसीएम के नाम से भी जानते हैं। सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सपोर्ट्स the business by providing accurate information and control across all asset and relationship that make up an organized infrastructure। जितने भी एसेट्स हैं उनको कंट्रोल करता है सर्विस एक्सेस एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनको कंट्रोल करता है और उनका आपस में रिलेशनशिप बनाता है ताकि वो एक ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, कंट्रोल एंड अकाउंट फॉर सर्विस एसेट, कि जो सर्विस एसेट का अकाउंट है और उसके जो कंट्रोल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। और मैंने जैसे कि बता दिया कि हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी कॉन्फ़िगरेशन आइटम कितनी है, ये सारी चीजें कंट्रोल कौन कर रहा होता है? सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट।
और ये इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट भी यही कर रहा होता है, और तमाम लाइफ साइकिल के अंदर इन्हें इनको इंटीग्रेट भी कर रहा होता है। इसकी इंटीग्रिटी, इसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए एसेट और उसके कॉन्फ़िगरेशन आइटम जो हैं कि जो स्टोर में पड़ा है, जो डिप्लॉय हो गया है, इसकी प्रोटेक्शन और इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए हम सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यूज करते हैं। दैट इज अ टूल। जैसे डिफरेंट लोग डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, मैनेज इंजन यूज करते हैं, कंट्रोल डेस्क यूज करते हैं, जीरा यूज करते हैं। Scope of SACM: the scope of SACM also extend to non-IT asset and internal and external service provider where share asset need to be controlled. जिस जिस जगह पर एसेट को कंट्रोल करना है, बेशक वो आईटी रिलेटेड एसेट है या नॉन आईटी रिलेटेड एसेट है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो जिस जिस जगह पर आपको एसेट को कंट्रोल करना है तो वहां पर आप सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमारा सपोर्टिंग टूल यूज हो रहा होता है, सिस्टम यूज हो रहा होता है, उसे हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है कि हमारी जो इस चीज को इंश्योर करना कि एक सही बंदे के पास सही टाइम पर सही नॉलेज होना चाहिए। ये किसी भी बिजनेस की सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लाइक अगर आप एक एक्टिव डायरेक्टरी के बंदे को एक्टिव डायरेक्टरी की जगह आप उसे एक्सचेंज सर्वर के ऊपर राइट्स दे दो, तो ये तो सही नहीं है। वो एक्सचेंज सर्वर के बारे में जानता ही नहीं है, उसकी सेटिंग्स को छेड़ देगा। तो सही बंदे के पास सही टाइम पे सही नॉलेज होना, क्योंकि नॉलेज ज्यादा हो जाना या नॉलेज कम होना दोनों ही नुकसानदेह होते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट का सिस्टम, कि ताकि इससे हम देख सके कि हमारे सही बंदे के पास सही नॉलेज जा रहा है। और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का एक और भी काम होता है कि हम कोई भी इशू आया तो हम उसे वहां पर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में डाल देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने इशू को इजीली रिजॉल्व कर ले। इसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं, क्यों हम नॉलेज मैनेजमेंट यूज करते हैं, मोर एफिशिएंट सर्विसेज विद इम्प्रूव क्वालिटी, ताकि हमारी सर्विस, जाहिर बात है जब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो पहले से उसके ऊपर उसके रूट काज एनालिसिस लिखे होंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब वो सिस्टम के अंदर कोई इशू आएगा तो उस वो सर्विस एफिशिएंटली जो है रिस्टोर हो जाएगी। क्लियर एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू प्रोवाइडेड बाय सर्विस, ताकि एक यूजर को या बिजनेस के जो जो हमारा क्लाइंट है हम उसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे सकें कि हमारे सर्विस की वैल्यू क्या है। एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलवेज अवेलेबल, और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में होनी चाहिए। एट द हार्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट is the data, information, knowledge, wisdom, structure, common raw and usable data into viewable asset। क्या हमारा डाटा होना, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में होता है क्या, डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज विजडम स्ट्रक्चर होता है, रॉ मटेरियल होता है, और अनयूजेबल डेटा को वैल्यूएबल एसेट में बनाया जा रहा, कन्वर्ट किया जा रहा होता है। और ये जो विजडम है ना, ये आपको कोई टूल नहीं प्रोवाइड करता, ये आपको आपके एक्सपीरियंस से चीजें समझ आती हैं कि लाइक टूल के अंदर आप सिर्फ ये डाल रहे हैं, ये मसला आया, इसका रूट काज ये था, ये वो सारे काम किए किसने, वो आपने अपने एक्सपीरियंस से किए, टूल से डाल के आप आगे आने वालों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। लेकिन आपको वो चीज आपकी दानाई से आएगी, आपकी R&D से आएगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट। ट्रांजिशन जो हम कर रहे हैं, सर्विस को ट्रांजिशन कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग और सपोर्ट। ट्रेंड, इस जो मरहले का जो मकसद होता है वो होता है, पहला फेज इसका होता है प्लान एंड कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज टू इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस स्ट्रेटजी इनकोडेड इन सर्विस डिजाइन आर इफेक्टिवली रियलाइज्ड इन सर्विस ऑपरेशन। इस चीज को इंश्योर करना कि हमारा जो प्लान है, जो हमारे
रिसोर्सेज हैं वो हम कोऑर्डिनेट करते हैं इस चीज को प्लान करने के लिए कि जो हमारे सर्विस स्ट्रेटजी के जो इनकोडेड है, जो सर्विस डिजाइन के अंदर मौजूद हैं, जो टर्म मौजूद हैं, जो सर्विस डिजाइन के अंदर जो जो चीजें हमारी सर्विस स्ट्रेटजी से आई हैं, वो सर्विस ऑपरेशन के अंदर इफेक्टिवली रियलाइज हो सकती हैं। और सेकंड फेज होता है आइडेंटिफाई मैनेज एंड कंट्रोल द रिस्क ऑफ फेलियर डिसरप्शन अक्रॉस ट्रांजिशन एक्टिविटीज, कि ट्रांजिशन एक्टिविटीज के अंदर किसी भी रिस्क, फेलियर और डिसरप्शन को मैनेज करने के लिए ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट का जो फेज है ये काम करता है। इफेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? इफेक्टिव ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव अ सर्विस प्रोवाइडर एबिलिटी टू हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ चेंज एंड रिलीज अक्रॉस इट्स कस्टमर बेसिस। किसी भी बड़े चेंज को मैनेज करने के लिए इफेक्टिव ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट का जो फेस है ये सर्विस प्रोवाइडर को हेल्प करता है कि वो किस बड़े वॉल्यूम के चेंज को आराम से इजीली हैंडल कर सके। नेक्स्ट है हमारा रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट। रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एसेट जो कि स्टोर में पड़ा हुआ है, जब आप उसे यूजर के पास डिप्लॉय करते हैं तो वो सीआई बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं रिलीज। ये हम हैंडल कैसे कर रहे होते हैं रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट के, कि क्या एसेट आया, कितना रिलीज हुआ, कितना डिप्लॉय हुआ। और ये यूज होता है कि ताकि सर्विस के जितने एस्पेक्ट्स हैं उन्हें हम इस तरीके से असेंबल कर सकें कि हम किसी भी चेंज को इफेक्टिवली प्रोडक्शन के अंदर यूज कर सकें। और एक इफेक्टिव जो हमारा रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट होती है उसके अंदर हम बिजनेस एक सिग्निफिकेंट बिजनेस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारा जो चेंज है इस चीज को ऑप्टिमाइज करें कि उसकी स्पीड क्या है, उससे हमें कितना रिस्क है, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। ये सारी चीजें हम रिलीज एंड मैनेजमेंट के अंदर मैनेज कर रहे होते हैं। और रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट के अंदर हम असेंबली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू चेंजेस को जो है मैनेज कर रहे होते हैं ताकि हम उसे ऑपरेशनली यूज कर सकें सर्विस के अंदर। उसके बाद हमारा आता है सर्विस वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। जब ये सारे काम हो जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं क्या आया कि हमारी सर्विस एक टेस्ट परफॉर्म क्यूए की टीम होती है जो क्वालिटी इंश्योर कर रही होती है। सर्विस के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं या जो सर्विस दी गई है उसे वैलिडेट किया जाता है, उसे टेस्ट किया जाता है कि आया कि इससे हमें वो फायदे हो रहे हैं, इससे हमें कोई रिस्क तो नहीं आ रहा, इससे हमारे जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सारा काम सर्विस वैलिडेशन एंड टेस्टिंग के हम फेज के अंदर हम पूरा कर रहे होते हैं। उसके बाद आखिर में आता है एवेलुएशन। एवेलुएशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी ओवरऑल जितनी भी सर्विस होती है उसको हमने एवेलुएट करना होता है और देखना होता है कि आया कि हमारी सर्विस बिजनेस की रिक्वायरमेंट से मीट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो हम उसको ये सारी चीजें एवेलुएट होते हैं, उसकी कमी बेशी होती है हम क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और जो कमी बेशी होती है उसे पूरा करना भी, उसका पूरा करने के लिए उसकी एवेल्युएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम सर्विस को एवेल्युएट नहीं करेंगे हमें ये पता नहीं लगेगा कि हमारी सर्विस आया कि बिजनेस की जरूरत को पूरा कर भी रही है या नहीं, या हमारा क्लाइंट हमें तो उससे नुकसान तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर हम विदाउट एवेल्युएशन उसे सर्विस दे देंगे, उसे नुकसान हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट आपके ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो गाइज थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक हमारा सर्विस ट्रांजिशन का फेज कंप्लीट हुआ और इसके बाद हमने सर्विस ऑपरेशंस के फेज को स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मेरे लेक्चर्स का वेट करें। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ जिसकी वजह से लेक्चर देर से डिलीवर हो रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मैंने अभी कुछ ही महीने पहले ही मैंने इनिशिएटिव लिया था, तो मैं चीज़ें पीछे मैनेज कर रहा हूँ ताकि आपके लिए मजीद ट्रेनिंग्स लेके आ सकूँ। और इसी वजह से लेक्चर्स के अंदर थोड़ा देर हो रही है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फ़ायदा उठा सकें। और मेरी नेक्स्ट स्लाइड तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।